जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। मैं सांगली, महाराष्ट्र से डॉक्टर वैशाली पवार एमएनटी प्राइम टाइम लाइव चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि मंगलवार यह दिन हम महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा यहाँ आयोजित करते हैं। उसी तरह आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का जो विषय है, वह है रूढ़ी पाखंड से बाहर निकल कर ही मूल निवासी बहुजन नारी मुक्ति संभव है। साथियों, आज अगर देखा जाए तो नारी आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, वह पूरे समाज के लिए एक गर्व की बात है। आज चाहे राजनीति हो, टेक्नोलॉजी हो या सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां जहां महिलाओं ने कदम रखा है, वहां उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी जगह न बनाई। एक जो प्रस्थापित व्यवस्था थी, पुरुष प्रधान संकल्पना हमारे समाज में थी, उसके विरोध में जाकर महिलाओं ने, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, सुरक्षा क्षेत्र हो या राजनीति से लेकर सामाजिक कार्य हो, हर क्षेत्र में महिला हमें तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ की जो प्रस्थापित समाज व्यवस्था है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, वह शायद इस बात से भयभीत है कि अगर महिलाएं हमसे आगे निकल जाए तो इस व्यवस्था को वो नकारेगी, इसके अपोज में वो चैलेंज करेगी। इसलिए यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ की संस्कृति ने महिलाओं को रूढ़ी और पाखंड, पाखंड यानी भक्ति, कर्मकांड, उपासना, स्वार्थ सिद्ध के लिए धार्मिकता, आडंबर और ढोंग, इसके जकड़ों में बांध के रखा है। वैसे तो कहा जाता है कि जो शोषित लोग हैं, जिनका शोषण होता है, उनके मन में अन्याय के खिलाफ एक गुस्सा होता है, एक प्रतिकार शक्ति होती है। लेकिन यहाँ तो हमें उल्टा या विपरीत दिखाई देता है कि जिस व्यवस्था ने महिलाओं के साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया, उन्हें निचला स्तर पर जाके उनके साथ व्यवहार किया है, उसी संस्कृति का, उसी सभ्यता का या उसी प्रस्थापित व्यवस्था का वह हमें बड़े गौरव के साथ उसका अनुकरण करती हुई हमें दिखाई देती है। बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि गुलामी को अगर उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएगा, ऐलान कराएगा। इसी तरह महिलाओं की यह जो मानसिक गुलामगिरी है, सालों सालों से वो यह जो रूढ़ी परंपराओं को सहन करती हुई आई है, उनका वहन करती हुई दिखाई देती है, उनका उन्हें एहसास कराने के लिए, उनमें जागृति निर्माण करने के लिए आज इस चर्चा का हमने आयोजन किया है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमने कई मान्यवरों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ मूल निवासी पूनम उज्जैनवाल मैडम। मैडम दिल्ली से है और पीपीआईडी महिला विंग की राज्य उपाध्यक्ष है। इसी के साथ हमारे साथ दूसरे वक्ता है मूल निवासी राजेंद्र बाबू ढोके सर, जो कि बालाघाट एमपी से है। सर लेखक एवं सामाजिक चिंतक है। और हमारे साथ जो तीसरे वक्ता थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ जाएंगे, वो है मूल निवासी सुनीता सिंह, झारखंड राज्य यूनिट वाम से उपाध्यक्ष। मैं तीनों वक्ताओं का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और चर्चा को शुरुआत करते हुए जो आज हम बात कर रहे हैं कि रूढ़ी या पाखंड, इसको नकारने से ही मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं का प्रगति संभव है। तो मैं पूनम मैडम से ये जानना चाहूंगी कि क्या है ये रूढ़ी पाखंड, किसने बनाया, ये कहाँ से ये शुरुआत हुई है इसकी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। जो ये विषय रखा है कि पाखंडवाद, रूढ़िवाद से बहुजन नारी को किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं और कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत जो है हमारे पूर्वज जो थे वहीं से ये शुरुआत होती चली आ रही है। जैसे हम भी आज शुरू से हम अपने पूर्वजों को जैसे देखते हुए चलते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें हमने, वही जो देखते हुए आ रहे हैं वही हम करते हुए चले आ रहे थे, है ना। तो जैसे
अब जैसे हम 26 साल से मुझे लगा लीजिए, मैं भी वाम सेफ से जो है मैं जुड़ चुकी हूँ। और फूले अम्बेडकरी विचारधारा से जैसे जुड़े, संगठन से जुड़े, तो हमारे अंदर वो जो रूढ़िवादी पाखंडवाद था वो जो है वो खत्म होता हुआ चला गया। तो ये बहुत पुरानी परंपरा रूढ़िवादी जो है, बहुत पुराना जो है वो चलता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि इसको खत्म करने के लिए हमारे कई महापुरुष आए, उन्होंने कई तरह से जो है इस चीज को खत्म करने का वो भी किया। जैसे हमारे संत कबीरदास हुए, रविदास जी हुए, उन्होंने कई दोहे और चौपाइयाँ जो लिखी। जैसे अभी एक दोहा भी जैसे हुआ कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो उस पत्थर को पूजने से क्या होगा? तो ये वही पाखंडवाद है, और यही रूढ़िवादी जो मूर्ति पूजा हो गई, इन चीजों से लोग जुड़े हुए थे। तो काफी टाइम से इन चीजों से बाहर निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने काम किया है, और अब भी करते हुए चले ही आ रहे हैं इस चीज को। तो ये जो है हमारे जो है टाइम इस चीज में ना लगेगा, पाखंडवाद से, रूढ़िवाद से इस चीज को निकलने के लिए, बहुजन नारी को। तो इसके लिए हमें काम आगे करना पड़ेगा ताकि ये चीज हम खत्म कर सकें। और दूसरा, हाँ जी। धन्यवाद पूनम मैम। मैं यही सवाल ढोके सर को पूछना चाहूंगी। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को और जानकारी दीजिए कि क्या है ये रूढ़ी पाखंड, कहाँ से शुरुआत हुई है इनकी, और किन्होंने बनाया ये रूढ़ी पाखंड। सर्वप्रथम मैं एमएनटी चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिसने इस विषय को चर्चा के लिए चुना है। मैडम, जैसा कि आप कहते हैं कि ये रूढ़ी की निर्मित कैसे और किसने की, यदि हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जिसे हम रूढ़ी कहते हैं, रूढ़ी की निर्मित नहीं हुई, बल्कि जन समुदायों में जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं और जो परंपराएं हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दीर्घकाल से हस्तांतरित होते आई हैं। और आज यह स्थिति है कि उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को बिना किसी सोचे समझे निरंतर बनाए हुए हैं और उसको अपनाए हुए हैं। कहने का आशय यह है कि अब ये प्रथाएं, ये जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये रूढ़ हो चुकी है। रूढ़ होने का अर्थ ही है कि अब वो रूढ़ी में परिवर्तित हो गई हैं, इसलिए हम उनको रूढ़ी कहते हैं। चंद शब्दों में यदि हम कहें तो प्रथाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों के दीर्घ काल तक प्रचलित रहने का परिणाम है जिसको हम रूढ़ी कहते हैं। और इनको जो निरंतर बनाए हुए हैं, निरंतर उसको जारी रखे हुए हैं जन समुदायों में, इसलिए उनको हम कहने लगते हैं कि रूढ़िवादी हैं। और जिन जन समुदायों में सर्वाधिक रूढ़ियां हमको दिखाई देती हैं, उनको हम कहने लगते हैं कि ये रूढ़िवादी जन समुदाय हैं। ये आज का विश्लेषण हो सकता है, ये आज का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जब प्रथाएं बनी, जब रीति रिवाजों की निर्मित हुई, वो सब परंपरा के रूप में आगे बढ़ी, आगे बढ़ते चली गई। और उनको अपनाने वाले जन समुदायों ने उसको निरंतर जारी रखा, समाज में आज भी जारी है। हम जब कभी इसको रूढ़ी शब्द से संबोधित करते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये हमें, हमारे पूर्वजों की विरासत में हमें प्राप्त हुई है। फिर एक कदम आगे बढ़ के वे कहने लगते हैं कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, हम इनका परित्याग कैसे करें। ये इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उनके अपने
तर्क होते हैं। यद्यपि उन तर्कों को आज के पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो विकासशील समाज की रचना के लिए उनके जो तर्क हैं वो हमें बोथरे प्रतीत होते हैं। इसलिए कि जो ये रूढ़ियां और प्रथाएं हैं ये मूल निवासी बहुजन समाज के प्रगति के मार्ग के सबसे बड़े रोड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो रूढ़ियां और ये जो पाखंड हैं ये प्रगतिशील विचारों के प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज में सामाजिक और शैक्षिक प्रगति जो दिखाई देनी थी वो दिखाई नहीं देती है। ये पिछड़ेपन का कारण इन रूढ़ियों को और इन पाखंडों को हम मान सकते हैं। जी सर, धन्यवाद ढोके सर। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को यह एक्सप्लेन किया है कि ज्यादा समय से जन समुदाय में प्रचलित रहने से कैसे इन रूढ़ियों का निर्माण हुआ है, कैसे उनका उत्पन्न हुआ है, और आपने यह बात भी रखी कि इन रूढ़ियों की वजह से ही मूल निवासी बहुजन समाज के प्रगति में अड़चने आ रही है। धन्यवाद सर। मैं उसके बाद जाऊंगी पूनम उजनवाल मैम के पास। मैम, अभी सर ने बताया कि कैसे इन रूढ़ियों के कारण की वजह से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज प्रगतिशील नहीं हो रहा है। इसी सवाल के साथ मैं आपको यह पूछना चाहूंगी कि इसका ज्यादा असर इस समाज के महिलाओं पर होता है। क्या बताएंगे आप, किस तरह का प्रभाव है आज के मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं पर इस रूढ़ी पाखंडियों? क्या कहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे सर ने काफ़ी चीज़ें बताई कि हमारी महिलाएं चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, लेकिन जब तक उनके अंदर अम्बेडकरवादी फूले अम्बेडकर विचारधारा नहीं उत्पन्न होगी, किसी संगठन से नहीं जुड़ेंगी, तो ये पीछे जो है पाखंडवाद उनके साथ ही चलता रहेगा। तो जितना हो सके जो है हमारी महिलाएं जो है बहुजन समाज की जो है, एक तो इनको संगठित होना पड़ेगा, किसी संगठन से जुड़ना पड़ेगा। ये इनके अंदर तभी ये विचारधारा जो है उत्पन्न होगी, तभी ये इनके अंदर से ये जो चीजें खत्म हो पाएगी, रूढ़िवादी पाखंडवाद जो है वो खत्म हो पाएगा। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ, मैं हाँ यही बोल हाँ जी। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि जैसे जी। कि आपने जो हमारे पूर्वज जो करते आ रहे थे, वही तीज त्योहार बनाना, वही हमारी महिलाएं जो है आज उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रही है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो है ना पुराने जो विचार जो है उनके दिमाग में जो है ना फंसे हुए हैं, जो कि निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये निकाले तभी जा सकते हैं जब इनके अंदर फूले अम्बेडकर की विचारधारा हम नहीं घुसाएंगे, संगठित करके। धन्यवाद पूनम मैम। मैं इसी सवाल के साथ जाती हूँ ढोके सर के पास। सर, क्या आप कहेंगे कि किस तरह इस रूढ़ियों का प्रभाव यहाँ के मूल निवासी बहुजन नारियों पर दिखाई देता है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैडम, मैं इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में यही कहूंगा कि रूढ़ियां और पाखंड ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। जहां रूढ़ियां हैं वहां पाखंड भी आपको दिखाई देगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जहां रूढ़ियां और पाखंड होते हैं ये पाखंडियों के लिए चरागाह होते हैं। उन पाखंडियों को उनके जीविकोपार्जन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कराते हैं, और यह पृष्ठभूमि उनको तैयार करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के जो नारी वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, ये इसको वो लक्ष्य करते हैं। और इसको लक्ष्य करने के पीछे उनका मकसद होता है कि इनके पास वो सोचने और समझने की शक्ति तो है, लेकिन इनके पास वो शक्ति नहीं है कि ये स्वयं अपना कदम बढ़ा लें। क्योंकि हमारा जो जन समुदाय है आज का, यह पुरुष प्रधान समुदाय होने के नाते वो महिलाएं जो हैं वो सशक्त रूप से
आगे आकर के पाखंड या रूढ़ी के विरुद्ध अपना कदम उठा लें, ऐसी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में जो रूढ़ियां और पाखंड पनप रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमारा पुरुष वर्ग भी बराबरी का भागीदार है, वह इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन ये पुरुष वर्ग उनके महिलाओं की मुक्ति के लिए स्वयं कदम बढ़ाएगा, उस दिन हमारे समाज की ये महिलाएं इन रूढ़ियों और पाखंडों की बेड़ियों को तोड़ देगी। उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, उन रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए हमारे बीच में जो हमारे संत महापुरुषों का साहित्य है, उनका जो आदर्श है, उस आदर्श को हमें घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि उन संतों की वाणी, उन संतों के आदर्श मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में नहीं गए हैं, पहुंचे हैं। बहुत लंबे समय से इस पे विचार विनिमय हुआ है। आज उसकी महत्व आवश्यकता इसलिए भी है कि मूल निवासी बहुजन समाज को यदि प्रगति के मार्ग पर कदम बढ़ाना है तो इन रूढ़ियों को और आडंबरों को, पाखंडों को त्यागना होगा। क्योंकि पाखंडी लोगों को जो पृष्ठभूमि मिलती है वो धार्मिक पृष्ठभूमि से उसका वो फायदा उठाते हैं। सीधे साधे धर्म की परिभाषा को, धर्म की सीधे साधे आदर्शों को आडंबर के साथ प्रस्तुत करते हैं। उसके पीछे उनका छल और कपट होता है। भक्ति और उपासना का ढोंग करते हैं और ये इस समाज की महिलाएं उससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। भक्ति और उपासना करना कोई गलत नहीं है, किंतु हमारा मानना यह है कि भक्ति और उपासना से हमें मिला क्या? भक्ति और उपासना से क्या हमारी प्रगति हुई? भक्ति और उपासना से क्या हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा उठा? भक्ति और उपासना से क्या हमारी शैक्षिक योग्यता आगे बढ़ी? इसका उत्तर है नहीं। जब जिसका हमें फायदा नहीं मिलता है, जिसका लाभ हमें नहीं मिलता है, तो उसको बनाए रखना या उसको अपनाए कर चलना यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। तो हमारा जो पुरुष वर्ग है, इस वर्ग को भी यह सोचना पड़ेगा कि आज के परिदृश्य में मूल निवासी बहुजन समाज को यदि प्रगति के पथ पर अग्रसर कराना है तो ये रूढ़ियों को, इन पाखंडों को, पाखंड अर्थात दिखावा, आडंबर, इनसे मुक्त होना होगा। धन्यवाद ढोके सर। हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं हैं उनको अपनी सोच समझ बढ़ानी होगी। उसलिए पुरुष वर्ग की भी बराबरी की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। महिलाओं ने महापुरुषों के दिए हुए विचारों पे चलना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं वापस जाऊंगी पूनम मैम के पास। मैम, ऐसा देखा जाता है कि समाज में सभी महिलाएं, वो उच्च जाति की हो या अपनी मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं हो, सभी महिलाओं को इन रूढ़ियों का अनुकरण करते हुए हमें दिखाई देती है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो प्रस्थापित व्यवस्था की महिलाएं हैं, ये इन रूढ़ियों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों वो भी ये सब उनका गौरव करती है? क्या कहेंगे आप इनके बारे में? जैसे आपका अभी सवाल है कि कुछ वर्ण की महिला और रूढ़िवादी महिला जो है पाखंड के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? वो बोलेंगी क्यों? उच्च वर्ग की महिला बोलेगी क्यों? क्योंकि ये करा धरा ही सारा उच्च वर्ग का ही है, जो कि रूढ़िवाद जो भरा हुआ है ठूस ठूस के हमारे समाज की महिलाओं के अंदर, बहुजन महिला के अंदर, वो पुराना दिया हुआ वो इन्हीं की आज देन है, जो कि आज हम हमारी बहुजन महिला जो है वो ढोती हुई आ रही है एक तरह से ना। तो बहुजन नारी आज जो है वो आज तक वो निभाती आ रही है। उच्च वर्ण की महिलाएं जो शिक्षित होने के साथ साथ किसी बड़े संगठन से वो जो है ना जुड़ी हुई, और हमारी समाज की महिलाएं जो है उनको ये बोलेंगे भाई आज कहीं पर चलो अच्छे कोई मीटिंग है, कोई विचार सुनने के लिए जाना है, तो हम जो वो महिलाएं जो है ना घर के काम से बाहर
कि नहीं हमारा काम जो है वो छूट जाएगा। ये जब तक ये इन चीज़ों को छोड़ के अच्छे विचार नहीं सुनेंगी, जब तक ये इसी रूढ़िवादी के जो है बंधन में जो है ना वो बंधी रहेंगी। तो जब तक और जो आप बता रहे कि महिला जो है रूढ़िवादी इसमें जो है ना क्यों नहीं इसका विरोध करती है, तो मैं यही बता दूं कि ये जो महिलाएं हैं ब्राह्मणवाद जो है इनकी महिलाएं जो है इसीलिए आवाज नहीं उठाती कि अच्छा है ये लोग जितना इस चीज से जुड़े रहेंगे उन्हीं का ही फायदा इस चीज से, क्योंकि ये लोग रूढ़िवाद जो पाखंडवाद से जुड़े रहेंगे और अपने हक अधिकार के लिए नहीं समझ पाएंगे। समझ तो तब आएगी ना जब हमारी महिला जो है साथ में जाए। हमारे पुरुष जाते हैं, इसमें मैं अपने जो पुरुष समाज वर्ण जो अपना समाज जो है उसको भी मैं यही कहूंगी कि जैसे अपना कोई मीटिंग वगैरह होती है कहीं जाना होता है तो अपनी महिला को साथ में लेके जाए। मना करती है थोड़ा सा उसको करना चाहिए कि नहीं चलो चलते हैं साथ में, तो ताकि दो शब्द वो सुने। पुरुष जाके सुन लेगा पूरी बातें, हाँ घर में आके वो सब चीज छूट जाती है, तो वो विचार जो है वो महिला के दिमाग में वो नहीं जाता। विचार जब तक महिला के साथ में नहीं जाएगा जब तक ये इन चीजों से बाहर जो है वो नहीं निकल सकती, और वो निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज से हम जुड़ चुके हैं, जो हमारी बहुजन महिला जो जुड़ चुकी है ना, उसको निकलने में अभी बहुत वक्त लगेगा जब तक इनके अंदर ये हमारे विचार नहीं घुसेंगे। और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमारे जैसे ही जो वर्ग हैं, बुद्धिजीवी हमारे साथी हैं। हालांकि हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं जा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस चीज के लिए मेहनत भी कि भी हाँ हमारे जो विचार जो है हम उनसे जुड़े, उनको जोड़े ताकि इस चीज से बाहर निकल चुके। लेकिन वो अभी इस चीज से, क्योंकि भगवानों को पूजना है कि इस त्योहार को मनाना है, बड़े उत्सव से उस चीज को ना खुशी से मनाते हैं कि ये चीज हम नहीं करेंगे ना तो नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस चीज से उनको निकालना बहुत जरूरी है, उसके अंदर विचारधारा जो है ना बहुत जरूरी है कि उन तक वो विचार जो है ना फैलाए जाए। धन्यवाद पूनम मैडम, बहुत अच्छी तरह से आपने इसका विश्लेषण किया है। और इसी प्रश्न को लेकर मैं ढोके सर के पास जाऊंगी। सर, आपकी क्या राय है कि जो ये उच्च वर्ण की महिलाएं हैं वो भी इसी रूढ़ियों का गौरव करते हुए हमें दिखाई देती है, किस नजरिया से वो इनको देखते हैं, क्या आपकी राय है इसके बारे में? मैडम, सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि आप जिन्हें उच्च वर्ण की महिला कहते हैं, ये ऐसा कहना ही हमारी ये रूढ़ियों का और परंपराओं का और प्रथाओं का परिपालन का परिणाम है। न तो कोई उच्च वर्ण की महिला है न कोई नीच वर्ण की महिला है। महिला यानी महिला, महिला सृष्टिकर्ता है, और एक महिला जो सृष्टिकर्ता होती है वो न तो ऊंच हो सकती है न नीच हो सकती है। ये हमारी प्रथा परंपरा और रीति रिवाजों का परिणाम है कि हम उच्च वर्ण की महिला शब्द का उपयोग करते हैं। मैं उनके लिए तथाकथित शब्द का उपयोग करूंगा कि जो तथाकथित उच्च वर्ण की महिलाएं हैं, हम उनसे ये अपेक्षा करें कि वो पुरानी रूढ़ियों पर अपनी बात रखें या उसका विरोध स्वरूप अपना वक्तव्य जारी करें, तो यह हमारे लिए एक दिवा स्वप्न होगा। दिवा स्वप्न मैं इसलिए कहता हूं कि ये रूढ़ियां, परंपराएं और प्रथाएं ये तथाकथित उच्च वर्ण के ही देन यदि हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और न ही बुरा होगा। अब जो जिन्होंने इसको जारी रखा है और जो अपनाए हुए हैं, अपनाए वाले लोग यदि उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो जिन्होंने दिया है उनसे हम अपेक्षा करें कि वो इसको समाप्त करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उच्च वर्ण की महिला इसके विरोध में आवाज उठाएगी, ऐसा हम बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। रूढ़ी और पाखंड के विरोध यदि कोई आवाज उठा सकता है तो वह है मूल निवासी बहुजन समाज की नारियां। मूल निवासी बहुजन समाज को प्रगति के पथ पर लाने के लिए इस वर्ग की जो महिलाएं हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जैसा कि बाबा साहब ने अपने कथन में कहा भी है कि मूल निवासी बहुजन समाज का जो आंदोलन है
यद्यपि उस समय उन्होंने मूल निवासी शब्द का उपयोग नहीं किया था, मैं कर रहा हूं। इस समाज का को राजनीतिक सत्ता यदि प्राप्ति करनी है तो महिलाओं को अपने साथ लेकर चलना होगा, और महिला का साथ और विश्वास जब आपको मिलेगा तो आप राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ये प्रश्न अलग है। प्रश्न आज का यह है कि तथाकथित उच्च वर्ण की महिला रूढ़ी और पाखंड के विरुद्ध क्यों नहीं बोलती है, नहीं बोलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनसे हम कहलवाने की बात कहते हैं, उल्टे तथाकथित उच्च वर्ण में ही प्रशिक्षित महिला और पुरुष प्रवक्ता होते हैं, उनके अपने प्रवचन होते हैं। उन प्रवचनों को सुनने के लिए हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं बड़े उत्साह से जाती हैं और उसका अनुश्रवण करती हैं। मैं यदि ये कहूं कि उन प्रवक्ताओं के सामने जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनमें हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं सर्वाधिक होती हैं, और जो सुनती हैं और जिसका अनुश्रवण करती हैं वो घर में आके उसका अनुकरण करती हैं, और अनुकरण कराना ही उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है। हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रूढ़ी और पाखंड को समाप्त करने के लिए अपनी बात या अपनी जबान खोलेंगे। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। रूढ़ियों और ये जो पाखंड हैं, पाखंड को समाप्त करने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज को ही प्रयास करने होंगे, और ये उनके प्रयास उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाबा साहब के जीवन चरित्र को देखने के बाद मेरी ये मन स्थिति बनी कि रूढ़ियां और पाखंड हमारे मार्ग के रोड़े रहे हैं, और उन रोड़ों को पार करने के बाद ही बाबा साहब ने वह एक स्तर, वह स्थान प्राप्त किया था। मैं ये नहीं कहता कि सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बन जाएंगे, लेकिन उनके आदर्शों को चलकर हम ऐसा एक समाज तो बना सकते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज को ऐसा समाज बनाने के लिए हम ही लोग काम कर सकते हैं। हम तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। उच्च वर्ण कहना यह भी एक रूढ़ी का ही हिस्सा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों ने यहाँ उनकी शोषित व्यवस्था कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ही इन रूढ़ियों का, इन पाखंड इनका उन्होंने निर्माण किया है, और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज पे सालों से वो राज करते आ रहे हैं इसका उपयोग करते हुए। बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल देकर इस बात को एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद डोके सर। अभी मैं जाऊंगी पूनम मैम के पास। सर ने अभी बताया मैडम कि यह जो व्यवस्था है, यह जो रूढ़ी व्यवस्था है, रूढ़ी परंपरा की व्यवस्था है, इसको बंद करने के लिए तथाकथित उच्च वर्ण लोग, उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ये बंद करेंगे, लेकिन इसको खत्म करने के लिए इनका जो इनकी जो व्यवस्था है, इससे बाहर निकलने के लिए, हमारा मूल निवासी बहुजन समाज प्रगतिशील बनने के लिए हमें ही प्रयास करना चाहिए। क्या कहेंगे आप, किस तरह से मूल निवासी बहुजन समाज के महिलाओं को या समस्त मूल निवासी बहुजन समाज को इस रूढ़ियों से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैडम, मैंने पहले भी यही बात मैंने अपनी क्लास में बोला था कि हमारे जो महापुरुष है। मैम, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। मैडम मैंने पहले भी यही कहा कि रूढ़िवादी पाखंडवाद से निकालने के लिए हमारे जो महापुरुष, शुरू से ही महापुरुष हमारे एक के बाद एक जो है वो आते हुए गए हैं, चाहे उनकी बातें लोगों ने सुनी और अनसुनी भी की,
जैसे कबीर दास जी हुए, बाबा साहब हो गए, फूले ज्योतिबा फूले हो गए, हमारी महिला जो सावित्री बाई फूले हो गई, झलकारी बाई फूले हो गई, उन्होंने काफी इन रूढ़िवादी पाखंडवाद का विरोध किया। साथ के साथ उन्होंने विरोध भी किया कि ताकि इस चीज से ये निकले। लेकिन ये इस तरह से जकड़ी हुई है ना कि अभी जो हमारे काशीराम जी हुए, दीना बानर्जी हुए और बीसी थापड़ जी वगैरह हुए, इन्होंने भी ये संगठन जो है अपना वामसे बनाया ताकि ये जो हमारे विचार जो है संगठन बनाया ताकि ये विचार जो है महिलाओं तक, पुरुष के साथ साथ महिला तक जाना चाहिए उनको, ये जब तभी बाहर ये निकल सकती है। तो आज भी हमारे जो लोग हैं मीटिंग लगाते हैं, संगठन में जाते हैं, तो इस टॉपिक रखे जाते हैं कि महिलाओं को किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और जैसे आज भी हमने ये टॉपिक जो रखा हुआ चर्चा का विषय कि कैसे निकलना चाहिए, तो इस पे टाइम से मतलब हर बार जो है वक्त वक्त पे जो है निकालने का इनका प्रयास जो है किया जाता है कि किस तरह में मीटिंग लगानी चाहिए। घरों में जैसे मैं ही हूँ, मैं अपने आप को लेकर चलती हूँ, मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, हम जाते हैं, घरों में भी जाते हैं कि भाई चलो मीटिंग में तो आएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं 2-3 फ्रेंड्स जो है मिलकर एक घर में जाती हैं। जैसे हमारा पार्लर हो गया, पार्लर भी है हमारे समाज के, वहाँ पे बहुजन नारी महिलाएं जो है वहाँ पर आती हैं, तो हम वहाँ पर उनको जो है विचार उनके थ्रू, हमें पता है कि बाहर नहीं आएंगी तो हमें इनको इस तरह से हमें पकड़ना है, क्योंकि जरिया तो हमें ढूंढना है कि भाई हम इनको किस तरह से इस चीज़ से निकालें। तो हम पार्लर जैसे गए हैं तो उधर बैठी हुई है, तो हमने उधर ही अपनी चर्चा जो है शुरू कर दी। तो उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ जी, हमारे को तो ये विचार हमें तो पता ही नहीं था। तो जब तक हम नहीं बताएंगे, हमारे को मौका जैसे ही मिलता है तो उस चीज़ को हमें बताना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारी जो ये देख लीजिए, शिक्षित महिला भी जो है ना, अगर इन चीज़ों से नहीं निकली है तो वो पाखंडवाद रूढ़िवाद की पक्का है, वो दूसरों को भी इस चीज़ के अंदर धकेल सकती है। इससे अच्छा तो जो अनपढ़ जो है महिला जो है हमारी मूल निवासी महिला है, उनको अगर हम वैसे समझा दें तो वो वैसे ही समझ जाती है कि हाँ, हमारे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, आज आपने ये बात हमारे को समझाई है तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हम कब से इस चीज़ के अंधकार में जी रहे थे कि हमें नहीं। अभी मैं अपने परिवार से लेके चलती हूँ कि हमारे मायके की तरफ पे जो है उधर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था। तो जैसे हम वामसेप से जुड़े, जाते रहे और फिर जैसे मैसेज आए, हमें जागरूक किया, तो हम जो है वो मैसेज फॉरवर्ड किया आगे कि ये देखो ये ऐसे ऐसे, तो उनके अंदर भी इतना इम्प्रूव हुआ कि वो चीज़ अब वो मेरा परिवार जो है ना उस चीज़ से बिल्कुल निकल चुका है इस तरह से, और वो दूसरों को इस तरह से जागरूक कर रहा है। तो एक ऐसे ही हमें ऐसे काम करने चाहिए। अगर हमारे पास जो मैसेज आ गया है तो हमें वो आगे शेयर करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो है, विचारधारा जो है हमें आगे फैलानी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सुन सके। पढ़ नहीं सकते तो जो महिला पढ़ नहीं सकती वो सुन के उन विचारों को जो है ना उस पर विचार कर सकती है। तो इस तरह से भी हम उनको बाहर जो है पाखंडवाद से, रूढ़िवादी परंपराओं से हम बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद मैम। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो पढ़ा लिखा जो महिलाएं हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की महिलाओं को उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ चर्चा करते हुए, हमारे जो महापुरुष हैं उनके सामाजिक कार्य के बारे में उनके साथ चर्चा करते हुए हमारे महिलाओं के उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनमें जन जागृति करनी चाहिए। धन्यवाद पूनम मैडम। मैं इसी सवाल के साथ राजेंद्र बाबू ढोके सर के पास जाती हूँ। सर, क्या हमें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो महिला वर्ग है, इनको इन सभी रूढ़ियों से बाहर लाने के लिए क्या प्रयास करना है? मैडम, इस प्रश्न का सवाल, इस प्रश्न का उत्तर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उन्हीं के पास में है। हमें आवश्यकता है उस उत्तर को केवल उजागर करने की। मेरा ऐसा मानना है कि नारी सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि का निर्माण करती हैं, वो स्वयं पोषण करता है और वह अपने परिवार की प्रथम पाठशाला है।
मेरे मन में विचार आता है कि जो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, क्या उस सृष्टिकर्ता को किसी अन्य सृष्टिकर्ता के प्रति विश्वास रखना चाहिए? ये प्रश्न हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं के मन मस्तिष्क में उठना चाहिए। आज नारी सशक्तिकरण का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन क्या यह बात उस नारी वर्ग को समझाई जाती है? नहीं। यदि हम मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास को खंगालते हैं, और यह खंगालना तब आरंभ हुआ जब 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ। इन स्थानों पर जब उत्खनन हुआ, उन स्थानों से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें ऐसी भी महिला का चित्रांकन है जिसके उदर से एक वृक्ष का जन्म हो रहा है। वृक्ष, उस महिला के उदर से वृक्ष का जन्म होना इस बात का द्योतक है कि मूल निवासी बहुजन समाज में नारी शक्ति को प्राथमिकता थी। वह नारी शक्ति की जो प्राथमिकता है या उसकी जो मान्यता है वो समाप्त कैसे हुई? हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो कहीं गुम हो चुका है। उसके स्थान पर वह इतिहास हमको पढ़ाया गया कि सृष्टिकर्ता कोई और हैं, और एक लंबे अवसर से, लंबे दीर्घ काल से हम कहें कि यह विचारधारा पनपती रही। 1921 और 22 में जो हमें एक अभिनव संस्कृति का ज्ञान हुआ, उस संस्कृति को भी इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम देकर इस देश के मूल निवासियों के द्वारा निर्मित सभ्यता का नाम स्मृत कर दिया गया। आज यह महती आवश्यकता है कि मूल निवासी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनको उनकी शक्ति का आभास कराना। वे स्वयं सृष्टिकर्ता हैं तो फिर किसी अन्य सृष्टिकर्ता के प्रति विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वो परिवार की प्रथम पाठशाला है, तो उस प्रथम पाठशाला में उस बात को रखें जो हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया था। रूढ़ी और पाखंड यह हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का इतिहास नहीं है। यह इतिहास थोपा गया है, और थोपने के बाद उसको बनाए रखने के लिए नाना प्रकार की कहानियां और कथाएं इस समाज में प्रचलित की गई, और उन कहानी और कथाओं में हमारा जो बहुत हेलो हेलो ढोके सर, शायद उनका कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है कि यहाँ के तथाकथित वर्ण ने उनकी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जो रूढ़ी पर। हेलो, हाँ सर बोलिए। यहाँ का जो निर्माण किया है और वो सालों से उसको बरकरार रखा है, तो हमारे महिलाओं के मस्तिष्क में ये सवाल उठना चाहिए। आज की हमारी स्थिति ऐसी है कि शरीर तो हमारा है लेकिन मस्तिष्क हमारा नहीं है। ये बहुत ही मतलब बुरी बात है। हमारे विचारों को सुधारना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में ये सवाल आने चाहिए। धन्यवाद ढोके सर। अभी मैं जाऊंगी पूनम मैम के पास। मैम, हम अभी इस चर्चा के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों ने इस रूढ़ी पाखंडियों का हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए उसकी व्यवस्था की है। और हमने यह भी देखा कि उसको नाकारने से ही हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की समाज प्रगतिशील हो सकता है। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्यों जरूरी है इन सब रूढ़ियों से, इन सब जो व्यवस्था है, इनसे हमारे मूल निवासी महिला को, मूल निवासी समाज की महिलाओं से बाहर निकला क्यों जरूरी है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैम, आपका माइक हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ हाँ जी, हाँ सर, मैम मैम आई बोलिए। आवाज? हाँ जी। हाँ हाँ तो बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज से निकलना जो है बहुत जरूरी है। अगर हमारे समाज की महिला इस पाखंडवाद से बाहर निकलेगी, तभी उसके आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जनरेशन है, तभी वो उस चीज से बाहर निकल पाएगी। पहले जो है नारी को जो है बाहर निकलना चाहिए, इस चीज को, पाखंडवाद को जो है ना खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने विचार, घोंसले हैं, तीज है, त्योहार है, जो उनके बनाए हुए जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे गए हैं हिंदुवादी त्योहारों को, तो ये हमें बंद करने चाहिए। और ये जैसे क्या देवी देवताओं के, जिसकी जबरदस्ती पूजा, नए नए देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, मैडम एक होए तो चलो ठीक है, 33 करोड़ थोप दिए गए हैं। और महिलाएं 36 तरह के जो है मंदिर के अंदर बैठ के उसके बस पूरा दिन जो करके धूप बत्ती लगा के, भगवान मेरे बच्चे को पास कर दे, मैं, मेरा बच्चा इस चीज में सिलेक्ट हो गया तो मैं ये करूंगी। तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी जो है उनके मस्तिष्क में जो है ना, वो गुलाम है अभी भी। जब अगर वो जैसे गुलाम रहेंगे, उस चीज को उनके जो परिवार है वो चीज को देखता है। परिवार जो एक महिला जो होती, कहते हैं ना कि शराबी जो है अपने बच्चे को शराब पीना नहीं सिखाएगा, वो सीखता नहीं है। लेकिन अगर घर की नारी उस चीज को करके रोज करती है, तो वो उसके बच्चों पे उसका इफेक्ट है, वो जल्दी पड़ता है। वो बच्चे उस परंपरा को, वो कहते हैं ना, आज हम पे हम तो निकल गए, लेकिन जो और हमारी बहुजन मूल निवासी महिलाएं जो है, वो पिछला जो हमारा अतीत जो बीत गया है, उसी को तो करते हुए आ रहे हैं। आज अगर हम उसको बदलेंगे, उस चीज को हम छोड़ेंगे, तभी हमारा परिवार जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर तो हमें इस चीज को जो है खत्म करना चाहिए। और हम, जो हमारा समाज जो है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि महिलाएं जो है डोर टू डोर जाना चाहिए। चाहे एक महिला मिले, हमें एक महिला के साथ ही इतना चाहिए, हमें 15-20 मिनट या आधा घंटा भी हमने चर्चा उस महिला के साथ लगाया, उसको समझाया, तो उसका भी काफी फर्क पड़ता है। तो जब तक हमारी महिलाएं जो है इस चीज को छोड़ नहीं देती, तब तक हमारा समाज, आने वाले बच्चे, जनरेशन जो है उस चीज से बाहर उभर नहीं पाएगी। अगर हम इस चीज को, हमारी मूल निवासी महिलाएं जो इस चीज को खत्म करती हैं, तो हमारे बच्चे आगे जाके इस चीज को नहीं जोड़ेंगे। और अभी भी हमारे बच्चे, हम अपनी ही जनरेशन से लेकर मैं बात करती हूँ, जैसे हमने छोड़ दी इस चीज को और आज हम इस चीज को नहीं फॉलो करते, तो हमारे बच्चे अब उस चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते कि नहीं ये पाखंडवादी है, ये रूढ़िवादी है। तो वो पहले ही कुछ भी चीज देखते, तो हमारे बच्चों का नजरिया इस टाइम ऐसा है कि वो देखते ही पता लगा लेते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी मूल निवासी महिलाएं जो है, बहुजन महिलाएं जो है, उनको विचारधारा से हमारे को अवगत जरूर कराना चाहिए। ये सबका राइट बनता है। सभी बुद्धिजीवी जो हमारे समाज सुन रहे हैं, या हमारे जो मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, विचार लेते हैं, तो उनको हमारे को फैलाना चाहिए, वो किसी भी जरिए से मिले। चाहे हमारे, अब हम जो विचारधाराओं के ऊपर हमारे गाने आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिससे जागरूकता आती है। जैसे पहले भी जो हो गए चौपाइयों के जरिए थे, तो आज वो गानों के रूप में आ रहे हैं, सीडी वो फैलाना चाहिए। विचार जो है, मैसेज जैसे आते हैं, उनको वो करना चाहिए, तो उससे जागरूकता जो है वो आती है, और उससे जो है वो निकलने का बहुत ज़्यादा जो है निकल सकती है बाहर। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा मिशन जो है, फूले अम्बेडकर विचारधारा का मिशन जो है, इसे फैलाएगा, और हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ में काम करेंगे, और इस चीज़ से हम निकालेंगे। धन्यवाद पूनम मैम। मैं इसके बारे में ओके सर की क्या राय ये पूछना चाहूंगी। क्यों हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को, महिलाओं को, इसे बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्या राय है आपकी इसके बारे में? मैडम, मेरी अपनी मान्यता ही नहीं है। यह सभी जानते हैं कि मानव वंश में महिला की हिस्सेदारी 50% है, अर्थात आधी आधी। और हम जब मूल निवासी बहुजन समाज की बात करते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा तो है ही, वो राजनीति में भी सबसे अंत में खड़ा है।
और इस समाज को यदि हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, तो यह जो 50% हिस्सा है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह जो 50% हिस्सा है महिलाओं का, वो सभी समुदायों में है, अकेले मूल निवासी बहुजन समाज में है ऐसा नहीं है। आवश्यकता हमारी है जो सामाजिक और पिछड़े रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस पिछड़ेपन से मुक्ति कैसे मिले। और जिस दिन हम पिछड़ेपन से मुक्ति पाएंगे, तब हम राजनीतिक सत्ता की भी उम्मीद कर सकते हैं। कहने का मेरा आशय यह है कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर यदि हमारा मजबूत होता है, और इसको मजबूत करने के लिए इस समाज की जो महिलाएं हैं, इनको आगे लाना आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि मूल निवासी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को यह आभास कराने की आवश्यकता है कि वो मूल निवासी समाज के मार्गदर्शक बने। जैसे हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, हमारी प्राचीन व्यवस्था में महिला को प्रथम स्थान प्राप्त था, आज गौण हो गया। और ये गौण होने के कारण ही मैं तो ये कहूंगा कि ये पिछड़ेपन का कारण बना है। आज भी हम देखते हैं, जिनको हम तथाकथित उच्च वर्णीय लोग कहते हैं, उसका जो पाखंड है, वो पाखंड हमारे इसी वर्ग में ज्यादा प्रवेश करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह एक बड़ा सॉफ्ट वर्ग है, और यदि हम इसमें पहुंचते हैं तो उसके माध्यम से पुरुष वर्ग पर भी हम अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, सफल हो गए वो। परिणाम स्वरूप हम आज देख रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज बहुसंख्यक होने के बावजूद भी वो तीनों स्तरों पर सबसे पीछे हैं। इसका एकमात्र कारण ये रूढ़ियां और ये पाखंड हैं। इस पाखंड को, इन रूढ़ियों को, इनके दोषों को हमारे महिला वर्ग के बीच चर्चा के माध्यम से लाना होगा, और लाकर के हम उनको प्रशिक्षित करें, और इसमें पुरुष वर्ग अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद सर। यहाँ का जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग है, अगर उनको प्रगति लाना है, अगर उन्हें उनका प्रगतिशील हम चाहते हैं, तो समाज का जो आधा हिस्सा है महिलाएं, उनको हमें शिक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक सत्ता हम हासिल करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं इस जो चर्चा हमारी हुई है, इस माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? टेक होम मैसेज आप क्या देंगे? 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए। पूनम मैम, क्या कहेंगे आप? मैं अपनी सभी जो है बहुजन निवासी महिला को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये पाखंडवाद और रूढ़िवाद जो परंपराएं हैं, उनको खत्म कीजिए, इनसे बाहर निकलिए जितना ज़्यादा हो सके। और जो हमारी शिक्षित महिलाएं हैं, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि जितना आप लोगों को के अंदर विचार हैं, अच्छे विचार हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने के, तो वो दूसरी महिलाओं तक जो है वो पहुँचाए, ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल सके और अपनी फैमिली को, परिवार को जो है इस चीज़ में इस जो है विचारों से वो जोड़ सके। इसलिए इसमें हमारा बड़ा योगदान होगा, हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद पूनम मैम। ढोके सर, आप हमारे दर्शकों को इस चर्चा के जरिए क्या संदेश देंगे? मैडम, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा मूल निवासी बहुजन समाज के स्त्री और पुरुषों से कि समय अब जागने का है, सोने का नहीं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने संचार माध्यमों के द्वारा यह सुना और देखा
कि कोई महामंडलेश्वर है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में नवीन संविधान के साथ संसद में प्रवेश करें। इसका अर्थ यह है कि या तो गुपचुप रूप से संविधान निर्मित कर लिया गया है, इसका अर्थ ये भी है कि वर्तमान संविधान को वो नहीं मानते हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है? इसी मूल निवासी बहुजन समाज की। यदि ये मूल निवासी बहुजन समाज आज नहीं जागता है और जिस दिन वह नया संविधान यदि आकर के थोप दिया जाता है, तब तो वैसा ही होगा कि जैसा चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होत क्या। तो इस चर्चा के माध्यम से आपने जिस विषय पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और दर्शकों को मैं जय भीम जय मूल निवासी अभिवादन के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय। धन्यवाद ढोके सर। यह समय जागने का है, सोने का नहीं। हमारे महापुरुषों ने जो क्रांतिकारी कार्य किया है, उसके बदौलत आज हमारी यह सुस्थिति है, और इसको बरकरार रखने के लिए, इसमें प्रगति लाने के लिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत अहम बात आपने रखी है। हमारे जो महामानव है, हमारे जो महामाता है, राजमाता जिजाऊ हो, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर हो, अगर इनका हम चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि जब वहां की जब प्रतिकूल परिस्थिति जो थी, एडवर्सिट कंडीशन में उन्होंने जो प्रस्थापित व्यवस्था थी उनको नकारते हुए उन्होंने जो मूल निवासी संस्कृति प्रस्थापित करने का प्रयास किया है, उसको हम आगे लेके जाना यह हमारी जिम्मेदारी है। उनके विचारों पे चलना, उन्होंने दिए हुए पद्धतियों पर चलना यह हमारी जिम्मेदारी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों ने हमारे दर्शकों को बहुत मार्गदर्शन किया है, इसलिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से मैं आप दोनों का यहाँ पे धन्यवाद अदा करती हूँ। और दोनों को मैं जय भीम जय मूल निवासी कहते हुए यह प्राइम टाइम लाइव चर्चा का समय खत्म हुआ ऐसे मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम जय मूल निवासी। साथियों, कल बुधवार यानी कि 30 जून को सुबह 9 बजे एमएनटी की पाठशाला के व्याख्यान माले के तहत भाग नंबर 3 में आप सुनेंगे संवैधानिक आरक्षण नीति। इस विषय पर हमें डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसका विषय है आरक्षण जाति आधारित है, पिछड़े वर्गों की यह धारणा बनने की वजह। यह महत्वपूर्ण विषय पर कल सुबह 9 बजे आप अवश्य यह चर्चा सुनिए, ऐसा मैं आपको ऐलान करती हूँ। धन्यवाद। और कल बुधवार 30 जून रात 8:30 बजे ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखन का सामाजिक संदर्भ डॉक्टर पूनम तुषामठ इनके साथ सम्यक चर्चा होने वाली है। आप भी इस चर्चा का लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय भीम जय मूल निवासी।